आज 86 साल के बाद एक बार फिर से तुर्की के तारीखी और सयाहती मकाम आया सोफिया में जुमे की नमाज अदा कर दी गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने इस इवेंट की खास कवरेज की क्योंकि ये मकाम एक तारीखी हैसियत रखता है। मुसलमान और ईसाई दोनों की इस मकाम से तारीखी वाबस्तगी रही है, इसलिए दोनों मज़ाहिब इस मकाम को ख़ास अहमियत देते हैं क्योंकि इस जगह की 1500 साल की तारीख है। 1500 साल की इस तारीख पर भी बात करेंगे कि कैसे आया सोफिया गिरजाघर से मस्जिद और फिर मस्जिद से म्यूज़ियम और फिर म्यूज़ियम से मस्जिद बना। पूरी एक तारीख है जिसमें तुर्क सदर तैयब अर्दोआन का अहम किरदार है। उन्होंने गुज़िश्ता साल इस्तांबुल के बल्दियाती इंतखाबात से पहले यह वादा किया था कि वो आया सोफिया में मस्जिद को बहाल कराएंगे। फिर 10 जुलाई को तुर्की की अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुनाया और अगले ही दिन तुर्क सदर ने मस्जिद बनाए जाने की मंजूरी दे दी और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि 24 जुलाई को जुमे की नमाज आया सोफिया में अदा की जाएगी। इस ऐलान के बाद तुर्की भर से लोग नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए। कुछ लोग तो रात को ही आ गए। सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ 1000 अफराद को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी गई। हज़ारों अफराद ने मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज जुमा अदा की। खुद तैयब अर्दोआन और उनकी काबीना ने भी आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की। तुर्क सदर ने इस मौके पर तिलावत कुरान पाक भी की। तुर्क हुक्काम का कहना है कि आया सोफिया की तारीखी अहमियत बरकरार रहेगी। वहाँ मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों को आने की इजाज़त होगी। तुर्क हुक्काम के मुताबिक आया सोफिया में जो लगी तस्वीर हैं उनको नमाज के औकात में ढांप दिया जाएगा और फिर हटा दिया जाएगा। बाकी वक्त में ये तस्वीर नुमाइश के लिए ज़ाहिर रहेंगी क्योंकि तारीखी एक पस मंज़र है। वो जब टूरिस्ट आएंगे वो उन्हें देख सकते हैं। तैयब अर्दोआन इस मकाम को ख़ास अहमियत दे रहे हैं। 11 जुलाई के ऐलान के बाद 20 जुलाई को खुद तुर्क सदर ने आया सोफिया का दौरा किया और नमाज जुमा की अदायगी के लिए इंतजामात का खुद जायज़ा लिया। फिर जुमेरात को भी वो आया सोफिया आए और फिर इंतजामात का जायज़ा लिया। तैयब अर्दोआन इस मामले में ख़ास दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसे बड़ी तारीखी कामयाबी करार दे रहे हैं। हालांकि उनके इत्तेहादी ममालिक ख़ासतौर पर यूरोपीय यूनियन और दुनिया भर के ईसाई इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। कई बरस से तुर्की में ये बहस जारी है कि आया सोफिया को म्यूज़ियम की जगह मस्जिद में तब्दील किया जाए क्योंकि इस जगह 500 साल तक मस्जिद रही है। मगर इस जगह की तारीख 1500 साल पुरानी है। सन 537 में बाज़ंतीनी बादशाह ने कुस्तुनतुनिया में चर्च तामीर किया और फिर 900 साल तक यहाँ चर्च रहा। कई बरस तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। समंदर के किनारे और यूरोप के करीब होने की वजह से इस जगह की हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक अहमियत रही और फिर जब रोम की सल्तनत का खात्मा हुआ तो इस जगह की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। ईसाई कुस्तुनतुनिया ख़ासतौर पर आया सोफिया को मजहबी मरकज़ करार देते थे। यहाँ अहम इजलास होते थे। फिर इसके बाद 1453 में तुर्क हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 53 दिन तक रहा और फिर 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया और फतह के साथ ईसाई दुनिया का सबसे अहम मरकज़ आया सोफिया भी मुसलमानों के पास आ गया और फिर इस जगह को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मगर इमारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ एक मीनार बना दिया गया और एक मेहराब तामीर किया गया ताकि मुसलमान क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। फिर यहाँ 500 साल तक मस्जिद कायम रही। मगर फिर पहली आलमी जंग में शिकस्त के बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और फिर खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क, जिन्होंने तुर्की में सेक्युलरिज्म की बुनियाद रखी, उन्होंने 1934 में आया सोफिया को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को आने की इजाज़त दे दी। फिर 86 सालों तक ये जगह बतौर म्यूज़ियम इस्तेमाल हुई। इसकी तारीख़ी हैसियत की वजह से यूनेस्को ने इस जगह को आलमी विरसा करार दिया और फिर ये ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया का मारूफ तरीन सयाहती मरकज़ बन गया। दुनिया भर से लाखों सयाह आया सोफिया आने लगे। गुज़िश्ता साल यहाँ 37 लाख सयाह आए, 37 लाख। मगर फिर 10 जुलाई को तुर्की की सबसे बड़ी अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 1934 का काबीना का फैसला, जिसमें इस इमारत को मस्जिद के किरदार को ख़त्म करके म्यूज़ियम में तब्दील किया गया, वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता। हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि तस्वीर की दस्तावेज़ में इसे मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया, लिहाजा कानूनी तौर पर इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी मस्जिद दोबारा बहाली का हुक्म दे दिया गया। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, तुर्की के अहम इत्तेहादी रूस ने तुर्की के इस फैसले की मजम्मत की और तुर्की के अपने पड़ोसी मुल्क यूनान से ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है क्योंकि यूनान में लाखों ईसाई रहते हैं और यूनान की हुकूमत ने इस फैसले को खुली इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। यूनेस्को ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि यह फैसला बातचीत किए बगैर किया गया। ईसाइयों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया
पोप फ्रांसिस ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आया सोफिया के बारे में सोचता हूं और मुझे बहुत तकलीफ होती है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह ने कहा कि इस फैसले से लाखों ईसाइयों को मायूसी होगी। ईसाइयों के आलमी तंजीम वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज ने भी कहा कि इस फैसले से तफरीक बढ़ेगी। इस फैसले का एक पस मंजर है। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन पर इल्ज़ाम लगा कि वो गुज़िश्ता 17 बरस से इक़्तिदार में है, मगर उन्होंने मस्जिद की बहाली का फैसला ऐसे वक्त में किया जब उनकी मकबूलियत में कमी आ रही थी और तुर्की की मुआशी सूरत हाल बिगड़ रही थी, और उस सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए और अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। तुर्की के हाल ही में जारी होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 44% आबादी का मानना है कि यह फैसला मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए किया गया है, जबकि सिर्फ 29% आबादी का कहना है कि इस फैसले की वजह से म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने की ख्वाहिश थी, जो पूरी कर दी गई। 44% तुर्क इसे सियासी फैसला करार दे रहे हैं, क्योंकि माजी में तैयब एर्दोआन की एक पोजीशन रही है। अपनी सियासत के इब्तिदा में उन्होंने म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने की हिमायत की, मगर जब इख्तिदार मिला तो उनकी पोजीशन तब्दील हुई। तुर्की के अपने सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मार्च 2019 को तुर्क सदर ने म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने का मुतालबा करने वालों से कहा कि आया सूफिया को मस्जिद बनाने का मुतालबा करने के बजाय उसके पास मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ लें। आप लोग पहले बराबर वाली सुल्तान अहमद मस्जिद तो भर लें, फिर कहें कि आया सूफिया को मस्जिद बनाना है। फिर उन्होंने अपनी राय तब्दील की और बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में अवाम से वादा किया कि आया सूफिया को मस्जिद बनाया जाएगा। तैयब एर्दोआन के इस वादे को इंतखाबात में कामयाबी की कोशिश करार दिया गया, मगर इसके बावजूद भी उनकी पार्टी 25 साल के बाद इस्तांबुल का बल्दियाती इंतखाब हार गई। ये तैयब एर्दोआन के लिए बड़ा धक्का है। तैयब एर्दोआन को इस फैसले की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए तैयब एर्दोआन की सियासत का जायज़ा लेना ज़रूरी है। तैयब एर्दोआन ने अपनी सियासत का आगाज़ यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान कर दिया। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात नजमुद्दीन अरबकान नामी सियासतदान से हुई, जो तुर्की में सेक्युलरिज्म के खिलाफ और इस्लाम पसंद लीडर थे। नजमुद्दीन अरबकान ने 1980 में मार्शल लॉ के बाद अपनी वेलफेयर पार्टी की बुनियाद रखी। 1991 में इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से तैयब एर्दोआन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए, मगर टेक्निकल बुनियादों पर उन्हें यह नशिस्त हासिल नहीं करने दी गई। फिर 1994 में इस्तांबुल शहर के वो मेयर बन गए और यहीं से उनकी मकबूलियत का आगाज़ हुआ। उन्होंने शहर में तरक्याती काम कराए, शहर में सफाई हुई, पानी के मसाइल हल हुए, आलूदगी का मसला हल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। बहुत सी जमातों ने तैयब एर्दोआन और उनके रिफॉर्म्स को एक मॉडल के तौर पर अपनाया। सिर्फ यही नहीं, जिस मजहबी जमात से वो वाबस्ता थे वो 1995 में आम इंतखाबात जीत गई, और ये तुर्की की तारीख में पहली दफ़ा था जब किसी इस्लामिस्ट पार्टी ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। और 1996 में नजमुद्दीन अरबकान तुर्की के पहले इस्लामिस्ट वजीर आज़म बने, मगर सिर्फ एक साल के अंदर तुर्की की फौज ने, तुर्की की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया और दावा किया कि उनके इस्लामी नज़रियात कमाल अतातुर्क के सेक्युलर नज़रियात के लिए ख़तरा हैं। और फिर इस्तांबुल के मेयर तैयब एर्दोआन ने मुजाहरे के दौरान एक नज़म पढ़ी और अपने इस्लामी नज़रियात का प्रचार किया, जो बहुत मकबूल हुई। नज़म कुछ यूँ थी कि मसाजिद हमारे बैरक हैं, मीनार हमारी तलवार हैं, गुंबद हमारे हेलमेट हैं और मोमिन हमारे फौजी हैं। इस नज़म ने भी तुर्की की इस्टेब्लिशमेंट को बरहम कर दिया और तुर्की की सेक्युलर अदलिया ने इसे कमालिज्म की खिलाफ वर्जी करार दिया और तैयब एर्दोआन को 10 महीने कैद की सज़ा सुना दी। तैयब एर्दोआन ने 4 माह सज़ा काटी और उन्हें मेयर के अहदे से इस्तीफा देना पड़ा। उन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पाबंदी आयद हो गई और उनकी जमात वेलफेयर पार्टी पर भी पाबंदी लग गई और ये कहा जाने लगा कि तैयब एर्दोआन का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। मगर जेल से वापसी पर तैयब एर्दोआन ने इस्लामी एजेंडे के तहत अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, वेलफेयर पार्टी से अलहदा हो गए और सिर्फ 2 साल के अंदर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी तश्कील दी। बुरी मईशत से तंग तुर्क अवाम ने एक मुनफरिद फैसला किया। 2002 के इंतखाबात में तैयब एर्दोआन की जमात ने तारीखी कामयाबी हासिल की। फिर कवानीन में तरामीम की गई और तैयब एर्दोआन वज़ीर आज़म बन गए और इक़्तिदार के आगाज़ में ही उन्होंने मगरबी ममालिक से मुआशी और सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें शुरू कर दी। वो चाहते थे कि एक दिन तुर्की यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए। एर्दोआन को एहसास था कि उनकी जीत की एक बड़ी वजह यह थी कि तुर्की के अवाम मुआशी क्राइसिस से बेजार थे। वो करप्शन, मुआशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के हुकूमती इत्तेहाद से पैदा हुआ था, उससे बेजार आ चुके थे। एर्दोआन की जमात के पास ज़बरदस्त अक्सरियत थी, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था और मईशत को बेहतर करने का बेहतरीन मौका था। तैयब एर्दोआन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात के साथ साथ दीगर इस्लाहात शुरू कर दी, जिसमें अदालती निज़ाम में इस्लाहात, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाहात, फ़ौज की सियासी मुदाखलत को कम करना सब शामिल था, ताकि यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की शराइत को पूरा किया जा सके। एर्दोआन ने तुर्की में मौजूद कुर्दों
और मजहबी अक़लियतों के हुकूक के लिए इस्लाहात का आगाज़ का ऐलान भी कर दिया। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली बनाई और फिर देखते देखते तुर्की में ज़बरदस्त मुआशी तरक्की का आगाज़ शुरू हुआ। बैरूनी सरमायाकारी आने लगी, रोज़गार के मौक़े पैदा हुए और फिर तुर्की ने सिर्फ 9 साल में यानी 2002 से 2011 तक 7.5% की औसत तरक्की देखी। शरह सूद कम हुई, महंगाई नीचे आ गई, रोज़गार में इजाफा हुआ, जिससे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ, कारोबार का पहिया चला। तुर्की के लोग सरमायाकारों ने भरपूर सरमायाकारी की और फिर पूरी दुनिया से तुर्की में सरमायाकारी हुई। मुआशी तरक्की की वजह से एर्दोआन की मकबूलियत में इजाफा हुआ और तुर्की का सिफारती किरदार भी दुनिया भर में बढ़ने लगा। तैयब एर्दोआन एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। तैयब एर्दोआन के इक़्तिदार में आने के बाद तुर्की की मईशत में $525 अरब यानी पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन दुगना, टोटल साइज का तकरीबन दुगना, $525 अरब की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जिसमें बराह रास्त सरमायाकारी, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी, तुर्की की कंपनी और हुकूमत की तरफ से लिए गए कर्ज शामिल थे। तुर्की की मईशत में सालाना यानी $35 अरब की सरमायाकारी हुई, यानी दुनिया तुर्की की मईशत के मुस्तकबिल पर एतमाद दुनिया का बढ़ गया। 2002 में तुर्की की आबादी दुनिया की आबादी का 1.3% थी, मगर उसका दुनिया की मईशत में किरदार बहुत कम यानी सिर्फ 0.7% था, यानी अपनी आबादी के तनासुब से कम। मगर फिर 2008 में तुर्की की का किरदार दुनिया की मईशत में 1.2% हो गया, यानी मुआशी किरदार अपनी आबादी के तनासुब से कम था और वो आबादी के तनासुब से सिर्फ 6 सालों में ज़्यादा हो गया। एर्दोआन कोशिश कर रहे थे कि तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, इसलिए जमहूरी जितनी भी क्वालिटीज़ थी उनको अपनाने की कोशिश कर रहे थे। 2010 और 2011 में तुर्की की शरह 9.2% और 8.8% तक पहुँच गई। मुआशी तरक्की की वजह से तैयब एर्दोआन एक ताकतवर जमहूरी हुक्मरान बन गए थे और तरक्की के साथ साथ वो पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल भी हो रहे थे, क्योंकि तरक्की कर रहा था तुर्की, तो उनकी मकबूलियत भी बढ़ रही थी तुर्की के अंदर भी और दुनिया में भी। मुआशी तरक्की की वजह से फ़ौज का मुल्क में किरदार सुधरता जा रहा था। जहाँ तुर्की तरक्की कर रहा था तो वहीं साजिशें भी पनप रही थी। 2007 में इस्तांबुल पुलिस ने एक साजिश का पता लगाया जो तुर्की की फ़ौज अपने ही वज़ीर आज़म तैयब एर्दोआन के खिलाफ तैयार कर रही थी। तैयब एर्दोआन जो पहले ही फ़ौज की मुदाखलत को कम करने का वादा कर चुके थे, उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया और फिर ये दावा सामने आया कि फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिविलियन अहदेदार, पुलिस हुक्काम, जर्नलिस्ट, असातिज़ा, बिजनेसमैन और माफियाओं के लोग भी शामिल हैं जो तैयब एर्दोआन को ओहदे से हटाना चाहते हैं। 5 साल के ट्रायल के बाद 2013 में बगावत और साजिश के इल्ज़ामात में सज़ाएँ हुई। 17 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसका ताल्लुक फ़ौज से, तदरीस से, इसके अलावा मीडिया सबसे था। तैयब एर्दोआन के रवैये में भी तब्दीली आने लगी। फिर एर्दोआन को तनकीद बुरी लगने लगी, मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत ना रही और देखते देखते तैयब एर्दोआन का किरदार एक जमहूरी रिफॉर्मिस्ट लीडर से एक सख्त आमिर लीडर में बदलता चला गया। अदलिया में जो रिफॉर्म्स हुई वो वापस होने लगी, मीडिया की आज़ादी में कदगने लगने लगी, मुखालिफ गिरफ्तार होना शुरू हुए, इख्तिलाफ करने वाले अवाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए चढ़ाई कर दी गई। वो अवाम जो इस्तांबुल के गाजी पार्क को बिल्डिंग प्रोजेक्ट में तब्दील करने पर एहतजाज कर रहे थे, वो उन पर चढ़ाई कर दी गई और देखते देखते मामला ख़राब होते चले गए। एर्दोआन की अपनी हुकूमत और वज़रा पर संगीन करप्शन के इल्ज़ाम सामने आने लगे। एर्दोआन खुद पर होने वाली तनकीद को साजिश करार देने लगे, सख्ती बढ़ाई गई, मीडिया और अपोजिशन को बर्दाश्त करने का हौसला ख़त्म हो गया। तैयब एर्दोआन ने ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद कर दिया। 2014 में वज़ीर आज़म एर्दोआन ने सदर एर्दोआन बनने के लिए इलेक्शन लड़ा, कामयाब हो गए और फिर तुर्की का सफ़र पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ शुरू हुआ। ये खदशा पैदा हुआ कि तुर्की जमहूरियत से दूर हो जाएगा और एर्दोआन रूसी सदर प्यूटन की तरह एक आमिर सदर बनने जा रहे हैं। जिसके बाद 2016 में तुर्की की फ़ौज ने एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की और वो एक दफ़ा फिर नाकाम हो गई। एर्दोआन गिरफ्तार होने से बाल बाल बच गए और फिर उन्होंने मुल्क गिर क्रैकडाउन का आगाज़ किया, जो सिर्फ फ़ौज तक महदूद नहीं था बल्कि सिविलियन इदारों, पुलिस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, मीडिया हाउसेज, सबके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। इन तमाम शोबों से वाबस्ता लोग गिरफ्तार हुए। मिलिट्री कू की कोशिश नाकाम होने के बाद एर्दोआन ने इस मौके को मुखालफिन के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। 50,000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार किए गए, 1,50,000 सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से निकाल दिए गए, फतहुल्लाह गुलन के स्कूल नेटवर्क पर क्रैकडाउन किया गया, मुखालिफ सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा दिया गया, मुखालिफ चैनल्स और अखबारों पर क्रैकडाउन किया गया, अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो गई और फिर एर्दोआन ने मज़ीद इख्तियारात के लिए तुर्की में रेफरेंडम कराया और 2017 में 48% के मुकाबले में 51% वोटों की मामूली बढ़तरी के साथ मज़ीद इख्तियारात लेने में कामयाब हो गए। अपोजिशन ने इस रेफरेंडम में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और फिर 2018 में वो 53% वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, एक ऐसे सदर जिनके पास बेपनाह इख्तियारात थे और उन्होंने वादा किया कि इन इख्तियारात के साथ और सदारती निज़ाम के साथ वो तुर्की की मईशत को अब तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे और वो दोबारा तरक्की लेके आएंगे।
तुर्की में आज़ादी इज़हार राय पर कदगनों, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों, नाक़िद मीडिया चैनल्स और अखबारात पर पाबंदियों, अपोजिशन की गिरफ्तारियों और फिर पार्लिमानी निज़ाम को एक बार फिर भरपूर किस्म के ताकतवर सदारती निज़ाम में बदलने के बाद क्या अर्दोआन तुर्की को तरक्की की राह पर लाने में कामयाब हुए? आइए जायजा लेते हैं। 2013 के बाद अर्दोआन ताकतवर से ताकतवर होते चले गए और तुर्की की मईशत मुसलसल गिरती चली गई। 2018 में तुर्की की करेंसी लिरा क्रैश कर गई। 2018 में लिरा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 35% गिर गया। करेंसी गिरने की वजह से महंगाई 25% की बुलंदतरीन सतह पर चली गई। तुर्की की मईशत रिसेशन में चली गई। इस्तांबुल, जहां से तैयब अर्दोआन ने अपनी सियासत का आगाज किया और जो उनका सियासी गढ़ समझा जाता था, वहां अर्दोआन की जमात लोकल इलेक्शन हार गई। अर्दोआन ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया, दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर हार गए और तुर्की की मईशत में बेपनाह महंगाई, मुआशी गिरावट, करेंसी के गिरने, बैरूनी सरमायाकारी वापस जाने, बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने, बेरोजगारी बढ़ने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी जारी है। तुर्की की मईशत को ब्रेक लग गया, जो 2002 से 2011 तक की तरक्की थी उसे ब्रेक लग गया और जून में तुर्की में महंगाई की शरह अभी भी 12.6% थी। तुर्की की मुआशी तरक्की इस साल दीगर मईशतों की तरह 5% मनफी होने का खदशा है, मगर अगले साल भी बहुत ज़्यादा तेज़ रिकवरी का इम्कान नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुर्की की करेंसी लिरा मई में तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंची, मगर मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, इसलिए मजीद गिरेगी क्योंकि अपने बेपनाह इख्तियारात के साथ सदर एर्दोआन तुर्की के स्टेट बैंक को भी कंट्रोल करते हैं और 12.6% महंगाई की शरह के बावजूद उन्होंने शरह सूद 8.25% रखी हुई है ताकि सरमायाकारी हो, जबकि मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस शरह सूद के साथ ना तो महंगाई नीचे आएगी ना ही मईशत संभलेगी। गिरते हुए लिरा को संभालने के लिए तुर्की के स्टेट बैंक के जरिए डॉलर्स मार्केट में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की के ज़र मुबादला के ज़खायर जो पहले ही गिर रहे थे 2019 के अख्तिताम पर 87 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए थे, अब मजीद गिरकर महज 33 अरब डॉलर्स की सतह पर आ चुके हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक तुर्की का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिस्क बहुत बढ़ गया है और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से उसमें मजीद इजाफा हुआ है। 2 साल में पार्लिमानी निज़ाम से इंतहाई ताकतवर सदारती निज़ाम में जाने के बाद और ये वादा करने के बाद कि अब मईशत बेहतर होगी और तुर्की के अच्छे दिन वापस आएंगे, तुर्की ने मजीद बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा देखा है, मुआशी तरक्की में कमी देखी है। गुज़िश्ता 2 सालों में मईशत फैलने के बजाय 125 अरब डॉलर से सुकड़ चुकी है। महंगाई 12.6% है। शरह सूद जो कि 24% तक चली गई थी वो अब 8.25% है, मगर उसमें अब बढ़ने के इम्कानात हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पहले से ख़राब मईशत कोरोना वायरस के बाद और बदहाली का शिकार हो गई है। बजट खसारा बढ़ गया है, पहले ही काबू से बाहर हो रहा था। बैरूनी सरमायाकारी में कमी आ गई है, एतमाद कम होने की वजह से पहले सरमायाकारी आ रही थी, अब बाहर जा रही है। 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी तुर्की से निकल चुकी है। करंट अकाउंट खसारे को तुर्की का स्टेट बैंक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च करके पूरा कर रहा है और इक़्तिदार में आने के बाद और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्क सदर ने जो मुआशी तरक्की और जमहूरी रिफॉर्म्स का सफ़र शुरू किया था, जिससे तुर्की का दुनिया की मईशत में हिस्सा 0.7% से बढ़कर 1.2% हो गया था, वो अब वापस कम हो गया है और 0.89% रह गया है। इख्तियारात हासिल करने की ख्वाहिश की कीमत मुआशी बदहाली ने अदा की। इसे तैयब अर्दोआन दबाव में है, मईशत की बहाली उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब ये मईशत उनके लिए इम्तिहान बन रही है और ये कहा जा रहा है कि इस दबाव से निकलने के लिए तैयब अर्दोआन ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला किया है। हालांकि वो खुद पहले जो मुतालबा करते थे जब लोग तो कहते थे कि बराबर वाली मस्जिद को तो भर लो फिर आया सूफिया की बात करो, मगर अब वो ऐसा ही कर रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करें।